फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग खेले यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 19 अगस्त का। 19 अगस्त की जो पहली खबर है हमारी, वो हमारे विदेश मंत्रालय से रिलेटेड। विदेश मंत्रालय का काम यह होता है कि हमारी विदेश नीति कैसी होगी, और यहां पर आज मैं आपके साथ कई सारे पहलुओं के ऊपर बातचीत करूं। जहां पर जो सबसे पहली है वो चाइना के विदेश मंत्री वैंग ही इंडिया की 2 दिन की विजिट के ऊपर आए। यहां पर कल वो इंडिया आए और यहां पर उन्होंने अपने समकाल जो विदेश मंत्री हैं हमारे देश के एस जयशंकर जी, उनसे मुलाकात की। यहां पर इंडिया और चाइना के रिश्ते जो हैं उनको मजबूत करने के लिए ये विजिट जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां पर मैं आपको इस पूरे पहलू के बारे में बताता हूं। पहला कि इंडो चाइना रिलेशनशिप 2020 से पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन 2020 में गलवान वैली इंसिडेंट हुआ और उसके बाद इंडिया और चाइना के जो रिश्ते हैं उसके अंदर में खटास आ गई। पिछली साल ब्रिक्स समिट के बाद जो डीएस्केलेशन है वो पूरी तरह से हो चुका था, और यहां पर जो डीएस्केलेशन की प्रोसेस पूरी तरह से होने के बाद इंडिया चाइना के जो बॉर्डर है वो अब सिक्योर है। यहां पर जो दोनों के दोनों देशों की जो सेनाएं हैं यहां पर अब डिप्लॉयड नहीं। इसी बीच में हमारे विदेश मंत्री वैंग ही से मुलाकात करते हुए बताया कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशनशिप हैं वो 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर में काम करते हैं। जहां पर उन्होंने पहला कहा कि सेल्फ रेस्पेक्ट, जब तक जो इंडिया और चाइना सेल्फ रेस्पेक्ट एक दूसरे के साथ नहीं रखेंगे यहां पर रिश्ते मजबूत नहीं होंगे। दूसरा म्यूचुअल सेंसिटिविटी, और तीसरा आता है म्यूचुअल इंटरेस्ट। यहां पर आप ये देखिए कि इंडिया और चाइना के जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है वो किस तरह से सामने आते हैं। यूएसए के अंदर में राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व के अंदर में रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिए हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ अब इंडिया के ऊपर इस समय तक 25% है, लेकिन वो 50% हो जाएंगे 27 अगस्त को, क्योंकि इंडिया के ऊपर 25% के एडिशनल टैरिफ लगाए। सेम टाइप के टैरिफ जो हैं वो चाइना के ऊपर भी लग रहे हैं। तो इसीलिए अब म्यूचुअल इंटरेस्ट आया है, जहां पर इंडिया और चाइना जो है वो साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए वो सिर्फ इंडिया के ऊपर नहीं लगे, वो चाइना के ऊपर भी लगे हैं। और कल को हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमें हमारी जो मार्केट है, हमें हमारे जो ऑप्शंस हैं वो हमेशा खुले रखने चाहिए। अगर हमारा एक तरफ से बिजनेस यूएसए की तरफ से हार्म होगा तो हमें और मार्केट्स को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और यही इंडिया करना चाहता है। दूसरी तरफ जिस तरह से इंडिया के ऊपर जो 25% के टैरिफ सिर्फ इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि हम रशियन ऑयल को परचेज कर रहे हैं, चाइना भी रशियन ऑयल परचेज करता है, तो इसीलिए यहां पर अगर इंडिया और चाइना मिलकर रिटेलिएशन करें तो उसका इंपैक्ट बड़ा हो सकता है। एक पॉइंट और आता है, 31 अगस्त को एससीओ की समिट होने वाली, और एससीओ के समिट को अटेंड करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो चाइना जाएंगे, और चाइना के अंदर में वो इस मीटिंग को अटेंड करेंगे, प्रेसिडेंट से मिलेंगे। तो उसका जो बैकग्राउंड है उसके ऊपर जो काम होगा, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग मिलेंगे और किस पहलुओं के ऊपर में बातचीत जो होनी है, उसका जो ग्राउंड वर्क है, उसके लिए विजिट इंपॉर्टेंट है। आज जो वैंग ही हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मिलेंगे, और उसके बाद वो एनएसए अजीत डोभाल से भी मिलेंगे। यहां पर अब कुछ एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि आरआईसी यहां पर इससे रिलेटेड भी बातचीत हो सकती है, क्योंकि रशिया, इंडिया, चाइना जो एक ग्रुप जो 2000s में बना था और जो रिडंडेंट होता जा रहा था, अब उसको रिवाइव करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हमें वर्ल्ड के अंदर में एक स्टेबल इकोनॉमी बनना है, तो अगर हम आरआईसी ग्रुप को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो उससे हमारा जो जियोपॉलिटिक्स और जो हमारी इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग हो सकती है। अब जो वैंग ही की समिट है उससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगा वो मैं आपके लिए आऊंगा। अब हम चलते हैं सेकंड न्यूज की तरफ। कल व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के राष्ट्रपति हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से बातचीत, और यहां पर उन्होंने बताया कि जो अलास्का समिट हुई थी डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच में, यूएसए का जो स्टेट है अलास्का, वहां पर एक मीटिंग हुई थी जहां पर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो लगभग 3.5 साल से चल रहा है उससे रिलेटेड बातचीत हुई।
यहां पर व्लादिमीर पुतिन ने इंडिया को उस पूरी बात बताई और समिट के अंदर में किस किस मुद्दे के ऊपर में जो बातचीत हुई है यहां पर बताई। इसी साल जो व्लादिमीर पुतिन है वो इंडिया विजिट करने वाले हैं, जहां पर रशिया इंडिया डायलॉग यहां पर विजिट करेंगे। तो इसीलिए जो बायलैटरल टाइज है उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और जिस तरह से जहां रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है, जहां इंडिया डायरेक्ट भागीदारी नहीं है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को यहां पर पूरी ब्रीफिंग जो दी है वो व्लादिमीर पुतिन ने, यह दिखाता है कि इंडिया की इंपॉर्टेंस कितनी है। और यहां पर एक एंगल और आता है, क्योंकि जिस तरह से 25% जो टैरिफ जो मैंने आपको बताए थे, जो 27 अगस्त से शुरू होने वाले हैं, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम रशियन ऑयल को परचेज करते हैं। तो यहां पर इस मीटिंग का जो इंपैक्ट है वो इंडिया के ऊपर भी होने वाला है, इसीलिए जो ब्रीफिंग है ये इंपॉर्टेंट होगा। अब मैं तीसरे पहलू के ऊपर, कल यूएसए के एक व्हाइट हाउस के अंदर में पीटर नवरोव, और यहां पर कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तरह अगर चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप उन्हें एज ए अलाई के तौर पर देखें, तो यहां पर स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर उन्हें काम भी करना चाहिए। यहां पर उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो रशियन ऑयल को परचेज करता है, और रशियन ऑयल को परचेज करने की वजह से जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ रहा है, और यहां पर इंडिया को रशियन ऑयल परचेज नहीं करना चाहिए, ये पीटर नेवरोव ने कहा। अब यहां पर इसकी पूरी की पूरी बात मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात, जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जब शुरू हुआ, इंडिया सिर्फ 1%, हमारी जो जितनी भी ऑयल डिमांड है उसका सिर्फ 1% जो है वो रशिया से इंपोर्ट करता था। उस समय पर राष्ट्रपति थे यूएसए के जो बाइडेन, और उन्होंने इंडिया से अर्ज किया कि आपको ऑयल इंपोर्ट करना होता है तो आप रशियन ऑयल को इंपोर्ट कर लीजिए, उससे मार्केट में स्टेबिलिटी रहेगी और वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो ज्यादा हार्म नहीं हो। इंडिया ने उसके बाद से जो रशियन ऑयल है वो परचेज करना शुरू किया। अब यहां पर जो बाइडेन हट चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, तो यूएसए की जो पॉलिसी चेंज हुआ है, जो राष्ट्रपति बदल गया, तो क्या हम यूएसए के हिसाब से ही ऑयल परचेज करेंगे? ये नहीं होगा। इंडिया एक स्वतंत्र देश है, और इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें हमारे हितों के ऊपर में ध्यान देना। दूसरी तरफ जो पीटर नवरोव हैं वो कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर अगर इंडिया को काम करना है, आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन सबसे ज्यादा यूरोपियन यूनियन दूसरे नंबर पर आता है जो सबसे ज्यादा ऑयल और गैस परचेज करता है रशिया से। आपने उसके ऊपर तो सैंक्शंस नहीं लगाए हैं, और सबसे ज्यादा ऑयल परचेज करने वाले और यहां तक कि कोयला भी परचेज करने वाली जो कंट्री है वो चाइना है, ना उसके ऊपर आपने कोई सैंक्शंस लगाए। यह किस तरह का बर्ताव है डोनाल्ड ट्रंप का? और यहां पर पीटर नवरोव जो है वो क्या इस बात को भूल गए थे? अभी मैंने आपको बताया अलास्का की समिट हुई थी, और अलास्का की समिट के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, यूएस और रशिया का जो ट्रेड है वो 20% बढ़ गया। आप खुद रशिया से जो बिजनेस है वो कर रहे हैं, उनसे एयरक्राफ्ट के पार्ट्स ले रहे हैं, आप उनसे फर्टिलाइजर्स ले रहे हैं। जब आप उनसे ट्रेड करते हैं तब यूक्रेन की फंडिंग नहीं हो रही है, सिर्फ इंडिया जो ऑयल परचेज करता है उसी से फंडिंग हो रही है। और यहां पर फंडिंग की बात आ रही है तो मैं आपको एक और बात बताता हूं, ये थोड़ा इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। इंडिया जो रशिया से जो तेल मंगाता है, यहां पर जो डीलिंग है वो वोस्ट्रो अकाउंट से होती है। वोस्ट्रो अकाउंट के तहत जो ऑयल परचेज करती है इंडिया, वो रूपी रूबल ट्रेड में करती है। रूपी जो इंडिया की करेंसी है और रूबल जो रशिया की करेंसी है। यहां पर जो इंडिया पेमेंट करती है वो रुपए में करती है, और रशिया को अगर हमसे कुछ चीज चाहिए तो वो रूबल में पेमेंट करती है। रशिया के जो इंपोर्ट्स हैं इंडिया से वो बहुत कम है, तो यहां पर जो रूपी है वो बहुत ज्यादा सरप्लस है रशिया के पास, और रशिया जो है ये रूपी इंडियन मार्केट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जब इंडिया की पेमेंट रूपी में हो रही है और वो रूपी दोबारा इंडियन मार्केट के अंदर ही लग रहा है,
यहां पर हम रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में फंडिंग किस तरह से कर रहे हैं, यह बात शायद पीटर नवरोव को नहीं पता है। और जबकि जो पूरा ईयू जो पेमेंट करता है वो यूरो में और डॉलर में कर रहा है, यहां पर जो यूरोपियन यूनियन वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। मैंने ये पूरी बात बताई, आपका इस बारे में क्या विचार है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी से रिलेटेड। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी ने संडे को 17 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर में उन्होंने बताया था कि राहुल गांधी जी ने जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के ऊपर में कुछ सवाल उठाए थे, जहां पर उन्होंने कहा कि उन्होंने 6 महीने तक स्टडी करने के बाद बेंगलुरु की जो मधेपुरा विधानसभा सीट है वहां पर देखा कि लगभग 1.5 लाख ऐसे वोटर है जिनका डुप्लीकेशन है और ये फर्जी वोटर है। और यहां पर उन्होंने वोट चोरी का इल्जाम जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगने लगा। यहां पर उसके बाद ज्ञानेश कुमार जी ने कहा था कि राहुल गांधी जी या तो 1 हफ्ते के अंदर में एक एफिडेविट फाइल करके अपनी जो फाइंडिंग्स है वो यहां पर सबमिट करें, वरना आपको अपोलोजाइज करना पड़ेगा। इसी बीच में जो पूरा इंडिया ब्लॉक है उसने अब ये डिसाइड किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी के खिलाफ एक रिमूवल मोशन जो है वो यहां पर लेके आई। यहां पर उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि ज्ञानेश कुमार जी जो है वो बीजेपी स्पोक्स पर्सन की तरह काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यहां पर उनको जिस तरह से काम करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर किस तरह से हटते हैं, क्या प्रोसेस है, कैसे आएगा, उसके रिलेटेड एक पूरी की पूरी वीडियो जो है वो मैंने आपको बनाई है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। लेकिन यहां पर अब आपको मैं एक छोटी सी ब्रीफिंग में बता देता हूं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो रिमूवल प्रोसेस है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही होता है, जहां पर दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा के अंदर में जो एमपीज है वो एक मोशन लेके आती है। यहां पर लगभग 50 एमपीज को उसको साइन करके देना होता है। उसके बाद जो स्पीकर और चेयरमैन है वो उस मोशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर एक्सेप्ट होता है तो उसके बाद इनकी इंक्वायरी कमेटी बनती है और इंक्वायरी कमेटी के बाद एक प्रॉपर वोटिंग होती है और जो वोटिंग होती है वो होती है 50% मेजोरिटी प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। और यहां पर एक बहुत ही बड़ा नंबर चाहिए अपोजिशन पार्टीज को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए, जो नंबर उनके पास नहीं है। तो यहां पर जब ऑपोजिशन पार्टीज के पास ये नंबर नहीं है तो यहां पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ ये मोशन क्यों लेके आना चाहती है? यहां पर जो पहला पॉइंट है वो इसीलिए क्योंकि जो ऑपोजिशन पार्टीज है वो SIR जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है वो पार्लियामेंट के अंदर में उसके ऊपर डिस्कशन करना चाहती थी, लेकिन वो रूल बुक में नहीं आता है। यहां पर अब अगर ये मोशन एक्सेप्ट हो जाता है तो उसके बाद जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो इलेक्शन कमीशन और SIR का मुद्दा जो है वो उठा सकती है। दूसरा जो पॉइंट आता है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर में प्रेशर बनाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन के ऊपर में जो एलिगेशन ज्ञानेश कुमार जी ने लगाए हैं, अगर वो 1 हफ्ते का समय जो है अगर इसी बीच में उनके ऊपर इंपीचमेंट की प्रोसेस जो रिमूवल की प्रोसेस अगर उनकी चलती है तो अगर ऐसा होगा तो उससे प्रेशर बनेगा और ये प्रेशर बनाना चाहती है ऑपोजिशन पार्टी। अब इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगा वो मैं आपके लिए आऊंगा। एक और खबर जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आई है, जहां पर इलेक्शन कमीशन ने फाइनली ये कहा कि 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जब बिहार SIR से रिलेटेड जो बेंच बैठी थी जिसकी अध्यक्षता जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बाक्षी कर रहे थे, और उन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि जो आधार कार्ड है उसको आप इंक्लूड कीजिए। यहां पर अब इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि आधार की कॉपी लेके आइए और 1 अगस्त को जो ड्राफ्ट रोल प्रेजेंट किया था उसके अंदर में अगर आपका नाम नहीं है तो आप 1 अगस्त के ड्राफ्ट रोल में आ सकते हैं अगर आप अपनी आधार की कॉपी को लेके आएंगे। यहां पर इलेक्शन कमीशन ने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसको मान चुके हैं। यहां पर 2 ऑर्डर जारी किए थे, जहां पर एक कहा गया था कि आधार कार्ड को एज ए आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर माना जाए, और दूसरा उन्होंने कहा था कि जो 65 लाख वोटर जो 1 अगस्त के ड्राफ्ट रोल के अंदर में नहीं थे उनकी पूरी डिटेल जो है वो सार्वजनिक करनी पड़ेगी। और क्यों यहां पर हटा है वो पूरी तरह से सार्वजनिक कर दी है, ये इलेक्शन कमीशन ने बता दिया। अब देखना यह है कि 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के अंदर में बिहार SIR से रिलेटेड दोबारा जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बाक्षी की बेंच बैठेगी और डिसाइड करेगी कि बिहार SIR जो है वो सही से हो रही है या नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो संसद से आई।
और संसद के अंदर में चल रहा है मॉनसून सत्र। मॉनसून सत्र जो 21 जुलाई को चला था और आमतौर पर यह देखा जाता था कि 15 अगस्त से पहले जो मॉनसून सत्र है वो खत्म हो जाता था। इस बार का जो मॉनसून सत्र है वो 21 तारीख तक चलने वाला है और 12 तारीख को लास्ट प्रोसीडिंग के बाद इंडिपेंडेंस डे का एक वेकेशन था और कल दोबारा से हमारी संसद बैठी। यहां पर जब संसद बैठी तो सबसे पहले जो ओपोजिशन पार्टीज वो यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ज्ञानेश कुमार जी ने राहुल गांधी जी के ऊपर में जो एफिडेविट की बात की उसका प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये प्रोटेस्ट है लोकसभा के अंदर में भी रहा, जहां पर हमारे स्पीकर जो ओम बिरला जी हैं उन्होंने कहा कि जो डिस्ट्रप्शन आप जिस तरह से करना चाहते हैं वो गलत है। उन्होंने कहा कि जो एसआईआर का मुद्दा, जो बिहार एसआईआर का मुद्दा आप यहां पर उठाना चाहते हैं वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में नहीं लिया जा सकता है। रूल एंड रेगुलेशन हम आपको बता चुके हैं और जब आपको एक बात पता है दोबारा से आप इसके अंदर में क्यों केओस कर रहे हैं। ये लोकसभा के अंदर में हुई और लोकसभा की जो कार्रवाई है वो कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई थी। जब यही कार्रवाई राज्यसभा में हुई जहां पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे और लीडर ऑफ हाउस जो जगत प्रकाश नड्डा हैं उनके बीच में स्पेयर हुआ, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे दोबारा से जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर है वो उठा रहे थे, जहां पर वो बिहार एसआईआर का मुद्दा राहुल गांधी जी के खिलाफ जिस तरह से जो एफिडेविट का मामला है वो उठा रहे थे। यहाँ पर जो जगत प्रकाश नड्डा जी हैं वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये जो ऑर्डर है ये गलत है। यहां पर आपको जो बिल है उनके ऊपर में चर्चा कर सकते हैं, बिहार एसआईआर के ऊपर में कोई भी चर्चा नहीं हो सकती है। और यहां पर उन्होंने ऑपोजिशन पार्टीज को चेताया कि आपने मॉनसून सत्र के लगभग 69 आवर्स जो हैं वो सिर्फ इसलिए वेस्ट कर दिए हैं क्योंकि यहां पर आप केओस करना चाहते हैं। यहां पर उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो हर एक मुद्दे के ऊपर में बहस कर सकती है और करना चाहती है, लेकिन आपको एक बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी। आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर में चर्चा होनी चाहिए, वो हो चुकी है। बिहार एसआईआर का मुद्दा जो है वो रूल एंड रेगुलेशन के अंदर में नहीं आता है। जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अंदर में है वहां पर हम कैसे डिस्कशन कर सकते हैं। और यहां पर उन्होंने कहा कि जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो संसद नहीं चलने देना चाहिए। इसी बीच में जो राज्यसभा है वहां से जो पोर्ट्स बिल है वो फाइनली पास हो गया। इंडियन पोर्ट्स बिल 2025 जो है वो सोनोवाल जी जो मिनिस्टर हैं उन्होंने पास करवा लिया और यहां पर 1908 का जो ब्रिटिशर्स का बनाया हुआ जो एक्ट था वो अब फाइनली हट चुका है। इसी के तहत अब जो पोर्ट यहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी काउंसिल बना सकती है, वो अपनी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे सकती है, छोटे छोटे पोर्ट्स है उनको मैनेज कर सकती है। यहां पर जो स्टेट्स हैं उनको भी स्वायत्तता दी गई है और ओवरऑल जो हमारा जो पोर्ट मैनेजमेंट है वो अच्छे से हो पाएगा। इसी बीच में जो लोकसभा है वहां पर हमारे कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने जन विश्वास बिल 2.0 जो है यहां पर प्रस्तुत किया। यहां पर उन्होंने कहा कि जन विश्वास बिल जो है ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर में बहुत ज्यादा काम है। इसके तहत उन्होंने बताया कि बहुत सारी ऐसे कंपनीज और ऐसे प्रावधान जो वैसे तो एक सिविल एक्ट होना चाहिए लेकिन यहां पर हमारे कानून के अंदर में वो क्रिमिनल एक्ट होते थे और यहां पर जो क्रिमिनल एक्ट हैं उनको सिविल एक्ट में बदला जा रहा है ताकि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो कंपनीज हैं यहां पर आके अच्छे से काम कर सके और उनके ऊपर जो क्रिमिनल एक्ट की जो तलवार लटकती थी वो नहीं लटकी। इसके बाद जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को दे देना चाहिए और आने वाला जो विंटर सेशन है उसके ऊपर में ये डिस्कशन होना चाहिए। यहां पर अब ये जो बिल है ये सिलेक्ट कमेटी को दे दिया गया। इसी बीच में कल मैंने आपको बताया था कि लोकसभा के अंदर में जो सुधांशु शुक्ला जो हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर में जाने वाले पहले भारतीय बने थे, जो एग्जिम 4 मिशन के तहत गए थे, उसके ऊपर में डिस्कशन होना था। यहां पर जो ओपोजिशन पार्टीज हैं वो इस डिस्कशन का पार्ट नहीं बनी और यहां पर हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने एलिगेशन लगाया कि क्या सुधांशु शुक्ला की जो उपलब्धि है वो सिर्फ बीजेपी पार्टी की उपलब्धि, देश की उपलब्धि के अंदर में आप जिस तरह से भागीदारी नहीं कर रहे हैं वो गलत है। यहां पर जो सुधांशु शुक्ला जी ने जिस तरह से एग्जिम 4 मिशन के तहत पहले भारतीय बने, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर में गए, उसको यहां पर एक्नॉलेज किया हमारी पार्लियामेंट। इसके बाद जो संसद की कार्रवाई है वो आज 19 अगस्त के लिए स्थगित कर दी गई।
यहां पर आपने सुना होगा कि जो कार्रवाई वो स्थगित हो रही है, बिल पास हुए लेकिन बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जिसके अंदर में जीरो आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, यहां पर वो नहीं हुआ। अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे चुने हुए जो एमपी हैं वो क्वेश्चन आर और जीरो आर का जो इस्तेमाल है अगर वो करते हैं तो हमारे से रिलेटेड कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनका जवाब सरकार दे सकती है। 5 से 6 क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेके आया हूं जहां पर सरकार ने जवाब दिया। जहां पर जो पहला सवाल था वो था प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च की थी। यहां पर एक सवाल पूछा गया कि प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप जो स्कीम, इसके तहत जो लोग यहां पर रिजेक्शन क्यों कर रहे हैं। इसके बाद पता चला कि लोकेशन और ड्यूरेशन जो है इसकी वजह से जो बहुत सारे जो इंटर्नशिप के लिए जो आवेदन आ रहे हैं वो नहीं हो पा रहे। जो नेक्स्ट न्यूज बताता हूं मैं आपको, क्वेश्चन पूछा गया कि जो जनधन अकाउंट, जो 56 करोड़ जनधन अकाउंट हैं उनका क्या स्टेटस चल रहा है। यहां पर अब पता लग रहा है कि 23% ऐसे अकाउंट हैं जो काम नहीं कर रहे। एक तरफ हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करते हैं, इंक्लूजन हुआ जनधन अकाउंट के तहत, लेकिन अगर 23% काम नहीं कर रहे हैं तो यहां पर भी हमें भागीदारी की जरूरत। एक सवाल पूछा गया कि इंडिया के अंदर में आने वाले जो टूरिस्ट है उनकी रैंकिंग बताइए, किस देश से कितने टूरिस्ट आते हैं। यहां पर पता चल रहा है कि पिछले 5 साल में यूएस से सबसे ज्यादा टूरिस्ट आए, फिर बांग्लादेश से और फिर यूनाइटेड किंगडम से। इसके बाद इन्वायरमेंटल क्वेश्चन भी पूछे गए जहां पर सबसे पहले पूछा गया कि मिलिट्री के पास कितने एनिमल्स है। डाटा आया है कि 12,600। यह पूछा गया कि कितने एलिफेंट जो हैं वो ट्रेन हादसे के अंदर में मारे गए। यहां पर पता लग रहा है 5 साल के अंदर में 79 जंबो जो है वो मारे जा चुके हैं। क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड क्या प्रावधान किया गया है, अगर कहीं पर क्रिटिकल मिनरल्स मिलते हैं तो उसकी माइनिंग के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस कैसे मिलेगी, यहां पर उसका प्रावधान भी बताया गया है कि फास्टर नोट दिया गया है। ऐसे सवाल जो हम सबसे रिलेटेड है। क्रिटिकल मिनरल हमारी इंडस्ट्री के लिए जरूरी है, हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है, लेकिन एनवायरमेंट भी जरूरी है। तो यहां पर अगर फास्ट ट्रैक किया गया है तो फास्ट ट्रैक करने के लिए क्या प्रावधान रखे गए, क्या डेवलपमेंट करने के लिए क्या एनवायरमेंट को डिमिनिश किया जा रहा है। आप एक बात और सोचिए, पोर्ट्स बिल है, पोर्ट्स बिल के अंदर में ऑपोजिशन पार्टी थी ही नहीं। एक कानून जो 1908 में बना था उसके बाद 2025 में बन रहा है। 100 साल के बाद एक कानून बना है जहां पर ऑपोजिशन पार्टी जो है वो भागीदारी नहीं कर रही है। ये कहां की पार्लियामेंट। आपके हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों का काम यह है कि हमारे से रिलेटेड जो ये बिल बन रहे हैं इनके ऊपर डिस्कशन करें, सवाल पूछें, और सवाल जब पूछेंगे तभी तो पता चलेगा कि हमारी सरकार जो है वो काम कैसा कर रही है। आपका इस बारे में क्या विचार है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो जुडिशरी से आई, जहां पर जुडिशरी ने एक स्व मोटो, एक अपने आप से कॉग्निजेंस लेके एक केस लिया था जहां पर उन्होंने कहा कि जो इंडियन आर्मी है उसके अंदर में कैडेट्स आते हैं और कई बार ऐसा होता है कि जो कैडेट्स है वो ट्रेनिंग के दौरान उनको इंजरी हो जाती है और इंजरी की वजह से वो हट जाते हैं। ये सिचुएशन हो सकती है। यहां पर जस्टिस नागरत्ना की जो बेंच है उन्होंने कहा कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाहती है कि जो इंजर्ड कैडेट्स हैं उनको आप हाई एंड ड्राई कैसे छोड़ सकते। एक कैडेट जो सेना के अंदर में जाना चाहता था, जो जवान बनके ऑफिसर बनना चाहता था, लेकिन उसको इंजरी हो गई जिस वजह से अब वो एक्टिव ड्यूटी नहीं कर सकता। आप क्या करते हैं, आप सिर्फ 40,000 एक्स ग्रेशिया अमाउंट जो है वो उसको दे देते हैं। कई बार जो इंजरी है वो इतनी फेटल होती है जहां पर जो उनका परिवार है उसको बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अब सरकार से एक सवाल पूछा है, जहां पर उनसे पूछा कि जितने भी जो कैडेट्स हैं जो इंजर्ड हो चुके, आप उनके लिए एक नया प्रोग्राम लेके आइए जहां पर उनको इंक्लूड कीजिए। जहां पर एक्टिव ड्यूटी नहीं होती है आप उनको अपने ऑफिशियल वर्क के अंदर में इंक्लूड कीजिए और यहां पर उनको बेसहारा ना छोड़िए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो सुप्रीम कोर्ट से आई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एनएचएआई जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया उससे सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि जो हाईवे 544 है यहां पर
किस तरह से ऐसा हो सकता है कि 12-12 घंटे का जाम लगा, 12 घंटे का जाम था, तो यहां पर आप टोल किस वजह से वसूल कर रहे हैं? यहां पर तुषार मेहता ने कहा कि एक ट्रक का हादसा हो गया था और उस ट्रक हादसे की वजह से यहां पर जो हाईवे है वो 12 घंटे के लिए ब्लॉक था, लेकिन सर्विस लेन जो है वो यहां पर चल रही थी। यहां पर उन्होंने कहा कि जो हाईवे 544 है, यहां पर कई बार ये देखा गया है, कई बार पोर्ट होल की वजह से एक्सीडेंट हो जाते हैं, और यहां पर उन्होंने एनएचएआई से पूछा है कि या तो आप हमें सुनिश्चित कीजिए कि जो यहां पर कस्टमर्स हैं, जो हाईवे का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो टोल दे रहे हैं, तो उनके लिए बढ़िया रोड इंतजाम कीजिए, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम यहां पर आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो नेक्स्ट खबर है हमारी, वो भी सुप्रीम कोर्ट से आई है, जहां पर पंजाब ने एक याचिका लगाई थी, जहां पर उन्होंने कहा कि पंजाब की जो भगवंत मान सरकार है, उन्होंने 2 बिल जो हैं वो गवर्नर को भेजे थे, और दोनों के दोनों बिल जो हैं वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए चले गए थे। यहां पर उन्होंने कहा कि 8 अप्रैल 2025 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, जहां पर उन्होंने कहा कि जो गवर्नर है उसको एक टाइम बाउंड तरीके में फैसला देना पड़ेगा। यहां पर स्टेट के 2 बिल हैं, और जो 2 बिल है वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए गए हुए हैं, तो यहां पर उन्होंने कहा कि जस्टिस बीआर गवई की जो बेंच है वो इसकी सुनवाई करे और ये बताए कि यहां पर क्या होना चाहिए। यहां पर जस्टिस बीआर गवई जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने इस पिटीशन को पूरी तरह से नकार दिया। जो लास्ट जुडिशरी से खबर आ रही है हमारी, वो असम में जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, उन्होंने एक सवाल पूछा है सरकार से। उन्होंने कहा कि आपने एक प्राइवेट सीमेंट इंडस्ट्री को लगभग 3000 बीघा जो लैंड है वो यहां पर आपने दे दी, किस बेस पर दे दी? यहां पर जो हाई कोर्ट है उन्होंने पूछा कि 3000 बीघा तो आपने क्या एक पूरी की पूरी सिटी जो है वो एक प्राइवेट सीमेंट फैक्ट्री को दे दी? यहां पर उन्होंने कहा कि जो ये रीजन है, ये नॉर्थ कोचर जो एक शेड्यूल 6 के अंदर में एक जगह है, जो प्रावधान के अंदर में आती है, आपने किस तरह से ये किस बेसिस पर आपने एक शेड्यूल्ड एरिया को यहां पर एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया। यहां पर अब असम सरकार जो है वो अपना जवाब दाखिल करेगी, और उससे रिलेटेड जो भी अपडेट है वो मैं आपके लिए ले आऊंगा। हम चलते हैं लास्ट, जहां पर हम कुछ नेशनल न्यूज को डिस्कस करेंगे, जहां पर जो पहली खबर है वो सुधांशु शुक्ला से रिलेटेड। सुधांशु शुक्ला जो ग्रुप कैप्टन है इंडियन एयरफोर्स के अंदर, और एक्सिम 4 मिशन के अंदर में वो पायलट थे, और उसके बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर में जाने वाले पहले भारतीय बने थे। उनसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुलाकात की, और यहां पर उनका जो कंट्रीब्यूशन है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, और जिस तरह से इंडिया का जो गगनयान मिशन है उसकी सफलता के लिए ये जो मिशन था सुधांशु शुक्ला का, ये एक इंपॉर्टेंट मिशन था। अब 23 अगस्त को हम नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाएंगे, और यहां पर सुधांशु शुक्ला और उनके साथ साथ जो ट्रेनिंग करने वाले जो 3 और हैं, उन सबको यहां पर फैसिलिटेट किया जाएगा। जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो वेस्ट बंगाल से है, जहां पर वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने कल एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है श्रम श्री। उन्होंने कहा कि जिस तरह से जो बंगाली माइग्रेंट वर्कर्स है जिनके खिलाफ हरासमेंट हो रही है, यहां पर जितने भी जो लोग जो वापस यहां पर बंगाल के अंदर में आएंगे, श्रम श्री स्कीम दी जाएगी, जहां पर उनको 5000 रुपए जो है यहां पर मंथ दिया जाएगा। यहां पर उन्होंने कहा कि जो एम्स कल्याणी है, उन्होंने एक सर्वे किया था जहां पर यह पता लगा है कि जिस तरह से जो माइग्रेंट वर्कर, जो बंगाली माइग्रेंट वर्कर हैं, उनका हरासमेंट हो रहा है यहां पर, इसीलिए ये स्कीम वहां पर लॉन्च की। तो लास्ट खबर आ रही है हमारी, वो मुंबई से है, जहां पर जो रेड अलर्ट है वो जारी है, और महाराष्ट्र में मुंबई के आसपास के 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में रेड अलर्ट है। यहां पर एक सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, और 7 लोग जो हैं यहां पर मारे जा चुके हैं। इस तरह की जो बारिश के हालात है वहां पर यहां पर अब हम चाहते हैं कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीम से यहां पर काम करें, और जो आपदा आई उसको हम किस तरह से यहां से निकल सकते हैं उसकी कामना करते हैं। हम चलते हैं लास्ट, जहां पर हम इंटरनेशनल न्यूज को अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। जहां पर जो पहली खबर है वो जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग से रिलेटेड है, जहां पर ईयू के जो लीडर्स हैं, जहां पर ईयू की प्रेसिडेंट मनीषा वंडरलैंड, फ्रांस के राष्ट्रपति, और इसी तरह से एक पूरा डेलीगेशन जो है यहां पर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गया था।
यहाँ पर ये मीटिंग ईयू के लीडर्स के दरमियान इसीलिए हुई थी क्योंकि लास्ट टाइम जब फरवरी के अंदर में जेलेंस्की डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए थे तो यहाँ पर एक वर्बल स्पैट हो गई थी जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, और उसको अवॉइड करने के लिए इस बार ईयू के लीडर साथ। यहाँ पर अब फाइनली ये लग रहा है कि जो ट्राइलेटरल जो टॉक्स है वो हो सकती हैं, जहां पर रशिया, यूक्रेन और जो यूएसए है वो साथ में मिलकर बात करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो फाइनली रिजॉल्व हो सके। यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कई बार ये कह चुके हैं कि वो पहले पीस एग्रीमेंट चाहते हैं, उसके बाद सीज फायर चाहते हैं, और जिस तरह से रशिया ने ये कहा था कि पीस एग्रीमेंट के लिए यहाँ पर लैंड स्वाइप डील हो सकती है, उससे रिलेटेड भी बातचीत हुई। ओवरऑल जो भी अपडेट आएगा इससे रिलेटेड वो मैं आपके लिए आऊंगा। जो नेक्स्ट खबर है वो भी डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड है, जहां पर उन्होंने कहा कि जब 2026 के अंदर में जो मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, यहां पर वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि जो मेल से जो वोटिंग होती थी वो ना हो। यहां पर उन्होंने कहा कि जो मिड टर्म इलेक्शन जो फेडरल गवर्नमेंट के लिए होते हैं, यहां पर जो स्टेट्स हैं वो एज ए मीडिएटर के तौर पर काम करते हैं, और यहां पर वो चाहते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने इलेक्शंस को सिर्फ मशीन्स के थ्रू कंडक्ट करवाए ताकि जो रिजल्ट है वो जल्दी से आ सके। यहां पर अब जो इलेक्शंस के दरमियान जिस तरह से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर डोनाल्ड ट्रंप यहां पर साइन करने वाले हैं, इसके बाद जो यूएसए है जहां पर जो इलेक्शंस है, जहां पर दो पार्टी सिस्टम डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी का है, अब देखना यह है कि क्या इससे जो रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ जाएगा। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो इजराइल से आई है, जहां पर एमनेस्टी इंटरनेशनल जो एक एनजीओ है उन्होंने यहां पर एक रिपोर्ट जारी की है, जहां पर उन्होंने कहा कि जो इजराइल है वो डेलिब्रेट पॉलिसी अपना रहा है, जहां पर गाजा के अंदर में जो लोग हैं उनको ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं दे रहा है, और ये जिस तरह की टेक्टिक्स जो इजराइल इस समय इस्तेमाल कर रहा है ये पूरी तरह से गलत है और ये वियना कन्वेंशन के खिलाफ जाती है। यहां पर उन्होंने कहा कि बहुत सारे गाजा के अंदर में जो फिलिस्तीनी लोग हैं वो मल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं, और यहां पर जो आईडीएफ है, जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं, यहां पर जिस तरह से क्रैकडाउन कर रही है, लगभग 75% से ज्यादा गाजा सिटी जो है वो अभी तक इजरायली फोर्सेस के पास है, लेकिन यहां पर जो क्रैकडाउन है वो यहीं पर अभी भी जारी है, और फिलिस्तीनी लोग जो हैं, बच्चे बूढ़े जो हैं, यहां पर मल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं। यहां पर इजराइल ने इस रिपोर्ट का पूरी तरह से खंडन किया है और उन्होंने कहा कि जब हमास के कंट्रोल में जो रीजन है वहीं पर ऐसी कंडीशंस हो रही है। अब चलते हैं दो खबरों की तरफ जो हमारे पड़ोसी देशों से है, जहां पर पहली खबर जो है वो ईरान से आई है, जहां पर ईरान ने कहा है कि जिस तरह से 12 जून जो ईरान के ऊपर हमला इजराइल ने किया था, यहां पर उन्होंने कहा कि अभी भी उन्हें अंदाजा है जो इजराइल के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कभी भी शुरू हो सकती है, और यहां पर उन्होंने कहा कि इजराइल जो है वो पूरी तरह से तैयार है। अगर इस बार इजराइल हमारे ऊपर हमला करेगा, मुंह तोड़ जवाब जो है वो इजराइल को मिलेगा। जो लास्ट खबर हमारी वो हमारे पड़ोसी देश म्यांमार से है, जहां पर मिलिट्री जुंटा का जो शासन है 2021 से चलता आ रहा है। अब यहां पर मिलिट्री जुंटा ने कहा है कि 28 दिसंबर को यहां पर इलेक्शंस होंगे। यहां पर उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी जो यहां पर आर्म्ड रिबेलियन कर रहे हैं वो सब के सब उनको कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा अगर वो सरेंडर करते हैं, और वो चाहते हैं कि म्यांमार के अंदर में दोबारा से डेमोक्रेसी आ जाए। अब देखना ये है कि म्यांमार के अंदर में जो आंग सान सू की जो पार्टी थी, क्या वो कॉन्टेस्ट करेगी? क्या जो पॉलिटिकल पार्टी जो म्यांमार के अंदर में है वो कॉन्टेस्ट कर रही हैं? क्या यहाँ पर जो म्यांमार की जो आर्मी मिलिट्री जुंटा है वो अपनी पार्टी बनाकर यहाँ पर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने का खेल वो करना चाहती है? ओवरऑल इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो मैं आपके लिए आऊंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अनुराग कैली यूट्यूब चैनल।